जय हिंद साथियों, मैं राजीव कौरव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्य IAS PSC विद राजीव में। आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। ये टॉपिक है आंग्ल भारतीय, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो एक समस्या रहती है, हम ये समझ नहीं पाते कि आंग्ल भारतीय कौन है, एंग्लो इंडियन कौन है। इसके ऊपर आज हम पूरी विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आंग्ल भारतीय होते कौन है। देखिए, अंग्रेजों के समय में जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था, तब 1911 की जनगणना में कुछ परिभाषा तय की गई थी आंग्ल भारतीय की। उस परिभाषा में क्या था कि आंग्ल भारतीय कौन होंगे। आंग्ल भारतीय वे होंगे जिनके पिता ब्रिटेन से हों और जिनकी माता भारतीय हों। ठीक है, तो इनके बच्चों को आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन की संज्ञा दी गई। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद भी एक समस्या बनी रही कि अब हमें एक परिभाषा तय करनी होगी आंग्ल भारतीयों की। क्यों? कारण ये था क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज या यूरोप मूल के नागरिक जो थे वो भारत में आकर यहाँ उन्होंने शादियाँ की और यहाँ पर उनका धीरे धीरे एक समुदाय विकसित होने लगा था। कुछ ऐसे खास क्षेत्र जैसे गोवा है, मद्रास वगैरह है, कलकत्ता है, मुंबई है, ऐसे क्षेत्रों देश के अन्य क्षेत्रों में वो अपनी स्थिति में थे। थोड़ी अच्छी स्थिति थी, जनसंख्या भी ठीक ठाक हो चुकी थी। तो संविधान सभा में भी आंग्ल इंडियन के लिए 2-3 सीटों का प्रावधान कर दिया गया था। उसके बाद में आंग्ल भारतीयों की परिभाषा तय की गई भारतीय संविधान के अनुसार और समय समय पर उनमें संशोधन होते रहे। 1947 में जब संविधान बना तो फ्रैंक एंथनी करके एक व्यक्ति थे, फ्रैंक एंथनी। इन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कुछ वार्तालाप की और उन्हें कन्वेंस करने में सफल रहे कि आंग्ल भारतीय लोगों को कुछ आरक्षण मिलना चाहिए, संसद में भी कुछ आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी कुछ बात मानी, संविधान सभा में भी इस पर चर्चा होती है, अच्छी खासी चर्चा होती है। और उसके बाद में फाइनली संविधान में आंग्ल भारतीयों की कुछ परिभाषा तय कर दी गई और इनको आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। तो अब समझेंगे कि संविधान में आंग्ल भारतीयों को लेकर क्या प्रावधान है, कौन होंगे आंग्ल भारतीय। हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 का उपनुच्छेद 2, इसमें आंग्ल भारतीयों की परिभाषा तय की गई है। परिभाषा क्या होगी, अर्थात कौन आंग्ल भारतीय होंगे, इस बारे में इसमें जिक्र मिलता है। पहली परिभाषा है कि जिस व्यक्ति को आंग्ल भारतीय कहा जाएगा उसके पिता, उसके दादा और उसके परदादा, इनमें से कोई एक विदेशी, अर्थात हम कहेंगे विदेशी में यूरोपीय होना चाहिए, यूरोपीय हो, पहली बात। दूसरी बात, माता भारतीय नागरिक होनी चाहिए, अर्थात भारतीय ही होनी चाहिए। और तीसरी बात, ये माता पिता की जो संतान होगी, ये माता पिता भी भारत में रहने चाहिए और उनकी संतान भी भारत का स्थायी निवासी होनी चाहिए। स्थायी निवासी, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी नागरिक या यूरोप का कोई नागरिक भारत आता है, यहाँ किसी भारतीय महिला से शादी करता है, 8-10 महीने रहता है, साल भर रहता है, यहाँ बच्चे पैदा करने के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसे हम आंग्ल भारतीय नहीं कहेंगे। ये जो माता पिता हैं ये भी भारतीय नागरिक होने चाहिए, अर्थात भारत में रहने चाहिए स्थायी रूप से। माता स्थायी नागरिक होनी चाहिए, यहाँ की, यहीं की सदस्य होनी चाहिए। और भारत का जो स्थायी सदस्य होना अनिवार्यता किसके लिए तय की गई, जो इनका बच्चा पैदा होगा उसके लिए। तो ये तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कौन आंग्ल भारतीय होंगे। अब दूसरा मुद्दा उठा कि आंग्ल भारतीयों को संविधान में हमने परिभाषित कर दिया, लेकिन संसद में भी इनकी संख्या को कम देखते हुए कुछ अनिवार्यता तय कर दी गई, इनके लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो 1950 में इनके लिए 10 वर्ष हेतु आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। 10 वर्ष हेतु अर्थात मात्र 1960 तक के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण में अनुच्छेद 331, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 कहता है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होंगे
उनको लोकसभा में 2 सीटों पर मनोनयन करने का अधिकार राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है, भारत के राष्ट्रपति महोदय को, कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वो अनुच्छेद 331 के अनुसार किन्हीं भी 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते हैं, अर्थात बगैर निर्वाचन के लोकसभा में सीट दे सकते हैं, हम सामान्य भाषा में कहें तो। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में प्रावधान है कि राज्य की विधानमंडल में या खासतौर से विधानसभा में 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित की गई। अब इसमें 2 प्रावधान थे। 2 प्रावधान ये थे कि यदि राज्यपाल महोदय को लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का राज्य में उनकी पर्याप्त संख्या है, और दूसरा कि राज्यपाल महोदय के अनुसार उन्हें विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो किसी एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत किया जा सकता है राज्यपाल महोदय के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था थी ये प्रत्येक 10 वर्ष तक बढ़ती रही, और अंतिम बार जो आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाई गई थी 10 वर्ष के लिए, ये 2009 में बढ़ाई गई थी 94वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2009 में इसे बढ़ाकर 2020 तक के लिए आरक्षण को लागू कर दिया गया था, अर्थात ये सीटों वाली व्यवस्था 2020 तक के लिए लागू रहेगी। वर्तमान में क्या स्थिति है आंग्ल भारतीय समुदाय की, यदि इस पर हम ढंग से नजर डालें तो भारतीय संसद ने संसद में 126वां संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन विधेयक लाए थे। 126वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए थे लोकसभा में, और इस पर आम सहमति बनी, तो फाइनली ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो था, जनवरी से लागू हो गया। और इसमें यह प्रावधान था कि अब जो आंग्ल भारतीयों को आरक्षण मिलता आ रहा था, आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण मिल रहा था, ये पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए किसी भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक समग्र अध्ययन था कि किस तरीके से संविधान में आंग्ल भारतीयों के बारे में जानकारी है, आंग्ल भारतीय कौन होते हैं, संविधान में इनसे संबंधित क्या प्रावधान है, वर्तमान में आरक्षण की क्या विशेषता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पहले भी आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है, आगे भी ऐसे सहयोग करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।